नमस्कार। 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 24 की खबर दिखाना जरूरी क्यों है, ये हम इसलिए कहना चाहते हैं, इसका जवाब देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि 2024 का चुनाव इस बार आम चुनाव के तौर पर बहुत खास होने वाला है। लेकिन उससे पहले 2023 में जिस तरह से तस्वीर आपको आने वाले भविष्य की दिखाई जा रही है, वो तस्वीर क्या है, क्या वायदे दावे हैं और किस तरह से वार पलटवार हो रहा है, तो यही सब आपको 24 की खबर में देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज छत्तीसगढ़ से, जहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से अब जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही है, प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनने का दावा किया। कांकेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की। ये भी कह दिया कि मैं घोषणा करती हूं कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बना लेती है तो हम बिहार की तर्ज पर राज्य में जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे। तो मौन हो जाते हैं, इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव को देखते हुए खासा सक्रिय है और साथ ही इस समय कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा हैदराबाद में कि बीजेपी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि जनता की भलाई की जा सके। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक बीजेपी ने ये समझा दिया है, बता दिया है कि अगर कोई भी भलाई करने वाली पार्टी जनता की, वो बीजेपी है। टीआरएस लिखे या बीआरएस लिखे, ये भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है, ये भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है और ये परिवार की पार्टी है। आप जरा इससे थोड़ा और नीचे चले जाइए, करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि। आप जरा थोड़ा पश्चिम की ओर चले जाइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले, बाकी छुट्टी, शिवसेना, उद्धव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना के दौरे पर बिहार सरकार में मंत्री तेजप्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया और बड़ा सियासी हमला बोला। उन्होंने कह दिया कि जब तक वे हमारी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे तब तक उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। आगे बोलते हुए तेजप्रताप यादव ने यह भी कहा है कि मोदी जी और नड्डा जी की रोजी रोटी, दाल रोटी छीन लेंगे हम, और इसलिए ये पटना आने का विचार करते हैं, विपक्षी पार्टियों पर बयानबाजी करते हैं। क्योंकि जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका पेट चलेगा नहीं ना। दाल रोटी का नाम है, दाल रोटी उनका बंद हो जाएगा, मोदी जी छीन लेंगे दाल रोटी, इसीलिए नड्डा जी बोल रहे हैं। अपने दम पे हार भी तो रहे हैं, गदा तो लग गया हनुमान जी का। वीर बजरंग बली का जो गदा है वो तो लगा, गदा लेके अमित शाह जी लोग सब लोग घूम रहे थे, वही गदा तो लग गया। फिर ऐसा ना फिर और लग जाए गदा उनको। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कह दिया है कि जब जातीय सर्वेक्षण का निर्णय हुआ था तब सभी पार्टियां इसमें सहमत भी थी और हमारी ही पार्टी के सरकार के समय में ये निर्णय भी हुआ था। अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसको लेकर 2-3 जातियों को छोड़कर बाकी सभी जातियां नाराजगी जता रही हैं और सभी को ये लग रहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। अगर कोई नोटिस किया तो जवाब बिहार सरकार देगी। और जब जातीय सर्वेक्षण का निर्णय हुआ तो सभी पार्टियां इस पे सहमत थी और हमारी ही सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ था। लेकिन अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें 2-3 जातियों को छोड़ दें तो अधिकांश जातियां नाराज हैं और सभी को लग रहा है कि धोखाधड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, आंकड़ों को कम करके दिखलाया जा रहा है, जितनी उनकी वार्षिक संख्या का उनको आकलन था। दिल्ली शराब नीति पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है, उन पर कई तरह के सवाल उठे। आम आदमी पार्टी के नेता भी इसको लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। तंज उन्होंने बीजेपी पर कसा है। स्कूल के
क्लासरूम बनाने, बिजली, सड़कों के निर्माण में, पानी में घोटाले की बात कही गई, लेकिन सारी जांच कर ली गई, फिर भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी चल रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। शराब घोटाला इसे करार दिया जा रहा है, जो कि फर्जी घोटाला है। पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये लेकिन बीजेपी लगातार सियासी हमले बोल रही है, पलटवार हो रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी को एक मौका मिला गया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया और ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी का दावा फुस हो गया। जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी को लेकर निशाना साधा। ईडी की रेड को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। संजय सिंह ही नहीं, कई लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। हमारे बारे में भी जिक्र होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ, उस समुदाय से आता हूँ आदिवासी, और मुझ पर भी बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया गया। करने वाले और उस पर चिंतन मंथन करने वाले लोग आप बुद्धिजीवी लोग हैं, और किस तरीके से एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है, वो आप और देश के सामने और दुनिया के सामने दिख भी रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं। ईडी की छापेमारी पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बीजेपी वाले ये समझ गए हैं कि उनकी नीतियां पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। जनता में त्राही त्राही मची हुई है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ वोट देने जाएंगे कि उन्हें अपने भविष्य को सुधारना है। मैं समझती हूँ कि पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियाँ हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से, और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और एक तरह जहाँ जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं युवाओं के पास, जहाँ किसान भी बदहाल है और जहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो जनता समझ रही है बात। और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है। और ईडी की रेड को लेकर अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी मामले पर सबकी निगाहें कांग्रेस के स्टैंड पर टिकी हुई थी कि कांग्रेस के नेता इस पर क्या कहते हैं। इस मामले पर कांग्रेस के नेता उदित राज ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने इस पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट तो किया, लेकिन साथ ही पंजाब में हाल ही में अपने विधायक की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबानी बातों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा। तो तब कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, तब ये कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, चाहे सतपाल खैरा का मामला हो या ओपी सोनी का मामला और कार्यकर्ताओं का कानून काम कर रहा है। हम वही लॉजिक को तर्क यहाँ नहीं दे सकते हैं, इसलिए गलत है गलत कहते हैं। ये आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र है। संजय सिंह के साथ हम खड़े हुए हैं और ये बीजेपी
कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के लिए बीजेपी के नए युग के रावण ट्वीट पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है और कह दिया है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राहुल गांधी से डरने की बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है और 2024 के चुनाव में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। राम और रावण का युद्ध इसी देश में हुआ था। रावण एक विकृति है जो सबसे ज्यादा बीजेपी में है। देखिए, राहुल गांधी को आप डरने लगे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी को डरने लगे हैं। ये आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है। रावण से क्या होता है? रावण और राम का युद्ध इस देश में हुआ है। रावण एक प्रवृत्ति है, विकृति है, जो आप में भी है, बीजेपी में तो सबसे ज्यादा रावण। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से कहा है कि हमने जो करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया। हमारी सरकार ईमानदार है और शानदार काम कर रही है। इन्हीं फैसलों को लेकर दूसरे राज्य भी हमारे फैसलों को अपना रहे हैं। राजस्थान वो राज्य है जिस पर हमें गर्व भी होता है और इस बार जनता भी ये समझ चुकी है कि हमारी नीति और नीयत एक ही है और बीजेपी का चाल चलन और चेहरा बदलता रहता है। चाहूंगा जो हमने फैसले किए वो शानदार फैसले, हमारे फैसलों को हर राज्य सरकार अपना रही है, वादे कर रही है अपनी पब्लिक से, वहाँ पर गारंटी दे रही है अगले चुनाव के लिए। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आज जो फैसले करता है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को। वहाँ के कैमरा उल्टा कर रहे हो तो जनता से समझती, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार कोई आगे यहाँ गलत फहमी पैदा करे तो इस बार जनता समझ चुकी है, गांव गांव में, घर घर में ये बात पहुंच चुकी है कि हमारी नीति व नीयत एक है। 24 की खबर में अब बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि चुनाव यहां पर भी होना है। विधानसभा चुनाव एक बड़ी परीक्षा है। इसी को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेताओं ने अब अपने विपक्षियों को भी घेर लिया है, विरोधियों को निशाने पर ले लिया है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एक तरफ विकास की राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं, चौपट प्रदेश बता रहे हैं। की गंगा बह रही है, जन कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कह के, चौपट नहीं, विकास, विकास और विकास, यही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। हम पहले बीमारू राज्य कहे जाते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। देश में निवेश लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और 2024 के चुनाव को देखते हुए अब इसे मुद्दा भी बनाने जाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि इसी तरह से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और रोजगार युवाओं को मिलेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे सकारात्मक पहल बताया। कई MOU साइन हुए। Today concluded two very important agreements. One, an agreement between the NPCI and the United Arab Emirates, by which they will be providing technology and support to UAE to implement the RuPay card system in UAE such that आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो जातियों पर भी बात होने लगेगी। बेशक इस पर खुलकर नेता नहीं बोलते, लेकिन बातों बातों में बहुत कुछ कह देते। देश में अधिकतर राज्यों में जाति के आधार पर चुनाव होते हैं, वोट मांगे जाते हैं। इसी को लेकर अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की अपील करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। ऐसे में चुनावी मोड में आते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ये बताया है कि बीजेपी सभी वर्गों का साथ लेकर आगे बढ़ रही है और अभी SC/ST के भाइयों के बीच भी लगातार हमारा संपर्क अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रही है
अभी जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं, लगातार उनके बीच में संपर्क अभियान चला है। अब हम अपने भाई बहनों के साथ बैठ करके एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनाई है पार्टी ने, और ये क्षेत्रवार कार्यक्रम आयोजित होंगे और सभी भाई बहन इसमें जुट करके इन सम्मेलनों को, कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी साल 2024 को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इसी को लेकर अब कार्यक्रम निर्धारण समिति का भी गठन किया गया है। इसी पर प्रतिक्रिया जाहिर की हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने जानकारी भी दी और ये भी कहा कि हमने हरियाणा के कार्यक्रम तय करने के लिए एक टीम बनाई है। इसको लेकर नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये भी पूछा गया कि लिस्ट को लेकर आपने आलाकमान से क्या मंजूरी ली है। इस पर उदय भान की तरफ से कहा गया कि इस तरह की समिति बनाने के लिए कोई भी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। कोई नहीं है, कमेटी बनाई है प्रोग्रामों के लिए। जो सारे प्रदेश में जो 90 विधानसभा है उसमें प्रोग्राम बनाए। पीसीसी प्रेसिडेंट का सेल भी हम जाएंगे कि किस डेट में, किस समय और कहाँ पे प्रोग्राम रहेगा। वो सारा प्रोग्राम ये बातचीत करके जो मुख्य हैं उन सभी हल्कों में उन लोगों से बातचीत करके वो कोई विधायक को कोई तकलीफ है तो बावरिया प्रधान है वो। हरियाणा कांग्रेस का संगठन कब बनेगा? 2024 में जब चुनाव लड़ना है तो उससे पहले हरियाणा में कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूती अपने आप को दे पाएगी, सवाल बड़ा है। कार्यकर्ताओं को हुजूम तो है लेकिन उनको सही दिशा में ले जाना एक बड़ी चुनौती जरूर है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के संगठन को बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सफलता मिलने वाली है। हरियाणा कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर भी हमने देखा। इसी कड़ी में एक और बैठक हुई और दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने ये बैठक बुलाई थी। इस दौरान हरियाणा सहित दिल्ली के कोऑर्डिनेटर भी इस बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा बहुत गहनता से हुई है। कोऑर्डिनेटर्स के साथ लंबी वार्ता पहले भी हो चुकी है। दरअसल ये भी दावा किया जा रहा है हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर कि 10 अक्टूबर से पहले ये संगठन बनकर तैयार हो जाएगा और आने वाले वक्त में विरोधियों को जरूर चुनौती देने वाला है। ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले सभी कार्यकर्ताओं की राय ली जा चुकी है, बड़े बड़े नेताओं से बातचीत की जा चुकी है, लेकिन क्या सामंजस्य बिठाकर संगठन तैयार होगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। लेकिन चुनौती बड़ी ये है कि सबको साथ लेकर चलना है। साल 2024 के चुनाव से पहले वायदों का दौर भी जारी है। अब हरियाणा सरकार ने तैयारी कर ली है कि अब लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और ऐसे फैसले भी लिए जा सके जो लोगों को सीधे फायदे दें। कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिए लगातार डिमांड्स सरकार के सामने आ चुकी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद बड़ी घोषणा कर दी। हरियाणा में 303 कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है, नियमित कर दिया गया है। 2024 तक का टारगेट है कि 1560 कॉलोनियों को वैध यानी नियमित कर दिया जाए। उसके बाद उसी कड़ी में अगली जो घोषणा मैं कर रहा हूँ उसमें 193 कॉलोनी तो अर्बन लोकल बॉडीज की और 110 कॉलोनी टाउन कंट्री प्लानिंग की, ऐसे कुल मिलाकर के 303 कॉलोनी आज जो है इनको घोषणा मैं कर रहा हूँ। 14 जिले जिसमें 21 नगर पालिकाएँ ये सब हैं, 21 नहीं 39 नगर पालिकाएँ ये हैं। तो ऐसे ये सब जगह पर आज कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहाँ इनकी जानकारियाँ सबको, चाहे वो टाउन कंट्री। इस सवाल को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है और अब सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी के बाद हरियाणा सरकार ने खुशी जाहिर की और पंजाब सरकार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधा। होल्डर्स हैं एसवाईएल के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि एसवाईएल तो बनेंगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सही बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो ज़मीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे एसवाईएल की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकालें। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय। एसवाल के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा कटाक्ष किया और ये भी कह दिया कि ये 2 मुही पार्टी है। तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें
वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का एमएलए वहाँ बैठ के कर रहे हैं, यहाँ ये होगा। और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता हाँ हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते। पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो। हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के झज्जर के बादली हलके से विधायक कुलदीप वत्स ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के एक बयान पर निशाना साधा, जिसमें भगवंत मान ने कहा था कि एक बूंद भी पंजाब के पास पानी देने के लिए नहीं है। इस बयान पर जमकर भड़ास निकाली गई। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने यह तक कह दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि एसवाल के मुद्दे पर राजनीति ना करें, और जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एसवाल के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, ये देश और प्रदेश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि एसवाल को लेकर कई बार ये देखा जाता है कि पंजाब के नेता हरियाणा में आकर कुछ कहते हैं, हरियाणा के नेता पंजाब में जाकर कुछ कहते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल हैं। देखिए, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो दिन में भी दारू पिए रहता है। उसको वास्तव में कोर्ट ने ठीक कहा, इस पर राजनीति करने का विषय नहीं है, और उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। और जिस प्रकार की वो बयानबाजी कर रहा, मैं भी देख रहा था, वो एक और इसी मुद्दे पर अभय चौटाला ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पानी पर हमारा हक है और हम इसको लेकर पंजाब से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। अभय चौटाला ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि एसवाल के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। नहीं, कोई हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारा अधिकार है और हम अपने हकों के लिए हमेशा लड़े हैं, और हमने लड़ करके अपने हक हासिल किए हैं। हम फिर पानी लेके आएंगे। अच्छा, भाजपा के नेता इसमें केजरीवाल की दोहरी नीति बता रहे हैं कि केजरीवाल की दोहरी नीति है। भाजपा की भी दोहरी नीति है। मुख्यमंत्री से पूछो कि अब तक उसने क्या एफर्ट्स किया। स्वयं कोर्ट ने, ये कोर्ट के ऑर्डर है, मुख्यमंत्री के क्या एफर्ट्स है वो बताए, उसने क्या प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने अब तक कोई अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया। 16 में फैसला हमारे हक में आया, 7 साल निकल गए, 23 आ गया। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल बीजेपी के नेताओं ने भी कमर कस ली है, और इसी को लेकर अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के कामों का बखान किया। साथ ही हिमाचल सरकार पर भी निशाना साधा। पूर्व विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के बिगड़े हालात के बीच कहीं लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी न करने पड़ जाए। G20 अब वन नेशन, वन अर्थ, वन फ्यूचर, पूरी दुनिया की जो वैश्विक समस्याएं हैं उनको उस संच पर बातचीत और संवाद के द्वारा साझा किया गया। और ये जो संच है, जहां 20 देशों के मुख्य, वहां के चाहे प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे वहां के राष्ट्रपति थे, या अन्य देशों के भी मेहमान यहां पर आए और मेहमानबाजी करने का मौका धर्मशाला को मिला। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास निसंदेह इस धर्म। हिमाचल में वोटर सेस को लेकर खूब हंगामा हुआ था, और इसको लेकर विपक्षी दलों ने भी खूब निशाने साधे थे। कांग्रेस सरकार पर सियासी हमले किए थे। अब इसी मामले पर सत्ता पक्ष से फिर से प्रतिक्रिया सामने आई, और ये कहा गया कि जब हम आए थे तो खजाना खाली था, अब आय बढ़ाने का काम किया जा रहा है। एक ये भी था कि हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए, पानी हिमाचल प्रदेश का है और उस पर दूसरे राज्य बिजली बना रहे हैं, या दूसरे राज्यों को उसको फ़ायदा हो रहा है, या यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स उस पर बिजली बना रहे हैं, तो उस पर एक चीज़ को देखा गया कि हमें जो है वाटर पे सेस लगा के कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बातचीत चल रही है, कमेटी बनी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे ये भी जिक्र किया कि अगर इसमें कहीं हमको कुछ जो हमने टैरिफ जो लगाया है, अगर उसको कम भी करना पड़ेगा तो बातचीत के जरिए उसको सुलझाया जाएगा, और उनसे मीटिंग भी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कानून व्यवस्था का मुद्दा बिहार में खूब छाया रहता है और खूब सवाल पूछे जाते हैं। तस्वीरें बिहार से सामने आई, लाख दावे जो मर्जी की जाए, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि ऐसे तस्वीरों को दिखाएगा तो फिर क्या संदेश जाएगा, सवाल बड़ा है।
ये तस्वीर है बिहार की। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से विधायक आते हैं गोपाल मंडल, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए इन तस्वीरों के साथ। चर्चा इसलिए क्योंकि इस मामले में वो जब पहुंचे अस्पताल तो रिवॉल्वर देकर पहुंचे। उसके बाद सवाल पूछे गए कि बताइए विधायक जी, अस्पताल में रिवॉल्वर का काम क्या है? अभी भी पिस्टल क्या कहना चाहते हो? अस्पताल में पिस्टल लेके विधायक जी अस्पताल में क्या जरूरत पड़ी? सवाल नहीं, हम जैसे है ना बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो एक पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना। अक्सर सफाई यूं ही दी जाती है और जब शब्द टूटे जाते हैं और जुबान से कुछ शब्द निकल जाते हैं तो उसके बाद वापस कभी नहीं आते। ऐसी जो तस्वीर एक बार कैद हो जाती हैं फिर उन पर जो मर्जी सफाई जले, जो संदेश जाना होता है वो चला जाता है। बस उम्मीद कीजिए कि कभी ऐसा वक्त ना आ जाए कि नेता बंदूक दिखाकर वोट ना मांगने ले जाए। नमस्कार, 24 खबर में इतना ही।